नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस यूपी में। मेरा नाम है सार्थक शर्मा। सहारनपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक संजय गर्ग हमारे साथ मौजूद हैं। 2022 की राजनीति को कैसे देखते हैं उसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे और तमाम चीज़ें जो हैं उन पर भी बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आप सभी का। तो आप कैसे देखते हैं 2022 की राजनीति अब की बार क्या होनी चाहिए? देखिए, लोगों ने अनुभव किया है 2014 से केंद्र में और 2017 से प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, भारी समर्थन लोगों ने उन्हें दिया, पर लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। लोग इस समय परेशान हाल हैं और ये तमाम निर्णय जो हुए हैं उससे गैर बराबरी चूँकि बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, तो जो भी समाज का तबका है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो महिला हो, उन तमाम लोगों के चेहरों पर निराशा का दौर है। और ऐसे उसमें किस तरह से वो इन तमाम चीज़ों से पार पा सकें, इस बात की इंतज़ार में वो निश्चित रूप से इस लोकतंत्र में इस मतदान का इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा, 2017 में जैसे रहा था, पूरी एक तरफा लहर रही बीजेपी की और फिर भी आपने सहारनपुर से सीट निकाली। तो अब की बार क्या आपका मन का मंत्र है जो आप जनता के बीच में लेकर जाएंगे और जनता आपको क्यों वोट देगी, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमने पिछले 5 साल में अपनी इस जिम्मेदारी को महसूस करते हुए जितने भी जनपद की, शहर की और प्रदेश की समस्याएं हैं, उन्हें प्रमुखता के साथ विधानसभा में मजबूत आवाज़ दी। तो विधायक का काम एक अपने क्षेत्र की आवाज़ को बनना है। मैं सहारनपुर की एक मजबूत आवाज़ के रूप में हमने विधानसभा में अपनी बातों को रखा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो सॉल्व नहीं हो सकती थी, जिसमें अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे थे, उन्हें हमने विधानसभा के ज़रिए सॉल्व कराने का काम किया। लोकतंत्र में 2 प्रक्रियाएं हैं, विपक्ष की भूमिका, सत्ता पक्ष की भूमिका। एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निश्चित रूप से हमने अपनाई है, जो लोगों को उस बात का एहसास भी है और हमने समय समय पर उस बात के लिए अलग अलग समय पर बात उठाकर लोगों को इस बात को महसूस कराने की कोशिश भी करने का काम किया है। जहाँ तक जो हमारी विधायक निधि है, उसे भी हमने बराबरी के साथ लोगों के बीच में उसका सदुपयोग किया। कम राशि में ज़्यादा लोगों को लाभान्वित करने का, रुके हुए कामों को गति देने का काम उसके माध्यम से हुआ। और निश्चित रूप से एक जो सबसे बड़ी हम लोगों की हमेशा से और हमारे परिवार की मेहनत रही, वो ये कि हम सभी धर्मों के मानने वाले लोगों को साथ लेकर चलते हैं, एक ऐसा बफर ग्रुप क्रिएट करने के लिए जिससे जो नफ़रत का हथियार भारतीय जनता पार्टी चलाती है उसका हम जवाब दे सकें। नफ़रत का हथियार सतही हथियार है, जो धर्म की मूल आत्मा है, जो उसकी स्पिरिचुअलिटी है, जो उसकी आध्यात्मिकता है, जो उसका संदेश है, वो निश्चित रूप से इंसान को एक बेहतर इंसान बनाने का न केवल ज़रिया बताता है, बल्कि उसके दिए गए संस्कारों के आधार पर एक बेहतर समाज का निर्माण कराता है। परंतु भारतीय जनता पार्टी अपने फ़ायदे के लिए सतही तौर पर जिस तरह से उन्हें लड़ाने का काम करती है, उससे भी लोगों में फ्रस्ट्रेशन है। भारतीय जनता पार्टी ने जो भी बात की हो, परंतु जो उन्होंने लोक संकल्प पत्र में वायदे किए थे, उसमें से कोई वायदा उन्होंने पूरा करने का काम नहीं किया। जब उन्होंने कहा कि हम 13 लाख लोगों को नौकरी देंगे, परंतु नौकरी नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, पर किसानों की आय दुगनी नहीं हुई, लागत दुगनी होने का काम हो गया। उन्होंने जो भी इस संबंध में वायदे किए थे, उस लोक संकल्प पत्र की चर्चा अब भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। इसलिए भी लोगों का विश्वास उनके ऊपर से घटा है कि इन्होंने हमारे से छदम वायदे कर कर वोट ले लिया और वोट कर लेने के बाद भी उन्हें पूरा करने का काम नहीं किया। और जो भी वायदे, जो भी उन्होंने नीयतें लागू की, नीतियाँ लागू की, चाहे वो नोटबंदी की बात हो, चाहे वो विसंगतिपूर्ण जीएसटी लगाने की बात हो, और चाहे कोरोना काल में कोरोना को हैंडलिंग करते हुए अनियंत्रित लॉकडाउन हो, उन तमाम तीनों चीज़ों की परिस्थितियों के बाद जो हालात बने, उस हालात में गैर बराबरी और ज़्यादा बढ़ गई, लोगों की सेविंग्स ख़त्म होने के कगार पर खड़ी हो गई। परंतु दूसरी तरफ कुछ चंद पूंजीपति ऐसे बने जिनकी संपदा कई हज़ार गुना बढ़ गई। तो ये जो एक नया वर्ग 1% लोगों का बनाया, उस 1% के पास हिंदुस्तान की 73% संपदा जमा हो गई और बाकी लोग जो हैं वो मध्यम श्रेणी से निम्न श्रेणी और निम्न श्रेणी वाला बिलो पॉवर्टी लाइन में जाने के लिए मजबूर कर दिया गया। आज वर्ल्ड बैंक इस बात को कहता है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में
हिंदुस्तान 116 देशों में 101 नंबर पर है, हमारे से ऊपर है पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल। तो ये हालत हमारी हो गई हो, डॉलर की कीमत कहाँ पहुँच गई, बांग्लादेश का टका रुपए से ऊपर पहुँच गया। तो विश्व गुरु का रुतबा का छदम नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी ने किस हालात में भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाने का काम कर दिया। आज व्यापारी तड़फ रहा है, व्यापारी का व्यापार नहीं निकलने का काम हो रहा है। लगभग 1.5 करोड़ व्यापारियों के खाते एनपीए में जाने की स्थिति में है। और सरकार जो व्यापारियों की पार्टी कही जाती थी, वो उनका व्यापारियों के प्रति बहुत ही संवेदनहीन रवैया रहा। व्यापारी चिल्लाता रहा कि लॉकडाउन तो आपके कहने पे हमने किया, तो लॉकडाउन के समय के कार्यकाल के जो बिजली के बिलों में फिक्स चार्जेस हैं वो तो हमें माफ़ करने का काम कर दो। व्यापारी ने कहा कि लॉकडाउन के समय का जो ब्याज का मीटर चल रहा है, हमने जो ऋण लिया वो ब्याज का मीटर कम से कम हमारा माफ़ होना चाहिए। व्यापारियों के प्रति संवेदनहीन रवैया इतना रहा कि प्रशासन के कहने के बाद जो खाद्य सामग्री का, डीजल पेट्रोल का, गैस का काम करने वाले व्यापारी थे, उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर समाज को उन तमाम चीज़ों को सप्लाई किया। उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो कोरोना से ग्रसित हो गए, उनमें से कई लोग शहीद हो गए। और व्यापारियों की ये मांग रही कि हम जीएसटी में रजिस्टर्ड व्यापारियों को कम से कम कोरोना से मरने वाले लोगों को 10 लाख रुपए दे दिए जाएँ। परंतु आपने 10 लाख रुपए तो देने का काम ही नहीं किया, बल्कि उन्हें फ्रंट लाइन वॉरियर भी नहीं समझा गया, उनका प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीनेशन भी नहीं हुआ। तो व्यापारी देख रहा है इस बात का कि केवल उनका इस्तेमाल हो रहा है और उनके हित का कोई काम नहीं हो रहा है। आपने किसानों के लिए ये कानून बना दिया कि भाई 3 कृषि का बिल आपने पास कर दिए। बिल पास बाद में, वो उससे पहले अडानी साहब ने पूरे हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े साइलो गोदाम बना दिए और किसान इस बात के चिल्लाता रहा कि ये हमारे हित में नहीं है। और आप बेशर्मी से ये कहते रहे कि ये तो किसान ही नहीं है, ये तो आतंकवादी हैं, ये तो खालिस्तानी हैं, ये तो नक्सलवादी हैं। और उसके बाद 1 साल बाद जब लगभग 600 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, तब अचानक आपको याद आया और आपने कृषि बिल वापस ले लिए। तो ये इतना आसान खेल नहीं है, लोकतंत्र है। ये बात अगर आप पहले कर देते तो 600 परिवारों के लोग जो शहीद हुए थे उनकी जान बच सकती थी, परंतु आपका संवेदनहीन रवैया था। और उसी के साथ साथ आपने 3 कृषि बिल लाए और उसके कारण आपने कह दिया कि अब कोई भी व्यापारी कहीं भी खरीद बिक्री अनाज की कर सकता है और उस पर मंडी शुल्क नहीं लगेगा। अब आपने वापस ले लिए, व्यापारी फिर कगार पर खड़ा है। व्यापारी कह रहा है कि अब मंडी से बाहर हम जो व्यापार कर रहे हैं उस पर मंडी शुल्क के मंडी समिति के अधिकारी आकर उनसे वसूलने का काम कर रहे हैं, गैर वसूलने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले आप अपनी पीठ थपथपा रहे थे, हमने मंडी शुल्क खत्म कर दिया, अब मंडी वाले कह रहे हैं कि भाई मंडी शुल्क खत्म करो। तो ये जो समाधानहीन टकरावों का पिटारा बन गई, अपनी ही रणनीति में ये अपने आप फंस गए। एक रणनीति इनकी थी और वो था कि एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को ये पूरी तरह से अडानी को देना चाहते थे, उसमें ये सफल नहीं हुए। तो दूसरी तरफ जो उसके रिपरकेशन है वो अब इनके सामने आ रहे हैं। तो वो तमाम व्यापारी इस समय तड़फ रहा है, परेशान है। अभी हाल ही में जीएसटी की ये मूल आत्मा रही कि जो मुख्य आम आदमी के उपयोग में आने वाली चीज़ें हैं उन्हें हम निम्नतम इस स्लैब में रखने का काम करेंगे। विदेशी कपड़ों की होली जलाने वाला भारत, कपड़ा, रोटी, कपड़ा और मकान सबको मुहैया हो, इस आदेश पर बनी हुई रणनीति, उसने जब तक जीएसटी नहीं लगा तब तक देश में कपड़ा किसी भी तरह के टैक्स से मुक्त रहा। परंतु जीएसटी लगने के बाद कपड़े को 5% स्लैब में रख दिया गया। पूरे हिंदुस्तान में, सूरत से लेकर दिल्ली और पूरे हिंदुस्तान में उसका विरोध हुआ, पर कोई बात नहीं, आपने उसे माना नहीं। पर आप 1 जनवरी से कपड़े को, हौजरी को और फुटवियर को, जो आम आदमी के इस्तेमाल में आने वाली चीज़ें हैं, उन्हें 5% के स्लैब से बढ़ाकर 12% करने जा रहे हो। अब 5% से बढ़ाकर 12% स्लैब होगा तो क्या कपड़ा महंगा नहीं होगा? ठिठुरती हुई इस ठंड में अगर कोई हौजरी का उत्पाद पहनने की कोशिश करेगा तो तमाम सहारनपुर हौजरी का हब है। हौजरी के यार्न पर है 5% और हौजरी के उत्पाद पे होगा 12%, तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट भी क्लेम नहीं कर पाएगा। वो किस तरह से, वो स्वाभाविक है कि उसका बोझ कंज्यूमर पे पड़ेगा, और अगर कंज्यूमर पे पड़ेगा तो गरीब जो उपभोक्ता है वो किस तरह से ठंड में अपने लिए सर्दी के कपड़े और हौजरी के वो ले पाएगा नहीं ले पाएगा? किस तरह से नंगे पैर घूमने वाला जूता पहन पाएगा, नहीं पाएगा? आपको ये फिक्र नहीं थी और आपने उसे वो कर दिया। तमाम जनता इस बात को कह रही है कि डीजल पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाओ। जीएसटी के दायरे में अगर होता तो मैक्सिमम 25% टैक्स उस पर लग सकता था। आज आप 57% टैक्स वसूल रहे हैं।
100 रुपये से ऊपर डीजल पेट्रोल का दाम हो गया, उसकी वजह से तमाम महंगाई बढ़ी, पर आपकी वो फिक्र नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर एक धार्मिक चश्मा है। आप समझते हैं कि लोगों को किसी भी तरह बेवकूफ़ बना लो, लोगों का शोषण कर लो और उसके बाद में उन्हें धर्म का चश्मा पहनाकर उनका वोट हासिल कर लो। पर योगी जी तो आपको गुंडा बताते हैं, कहते हैं लाल टोपी वाले गुंडे हैं, और मोदी जी कहते हैं कि ये रेड अलर्ट है। तो आप उस पर क्या कहेंगे? क्या गुंडा और ये रेड अलर्ट क्या सही रहेगा या नहीं रहेगा? देखिए, लोग वोट, महंगाई, लोगों का एजेंडा तय हो गया है। लोग महंगाई के आधार पर और बेरोजगारी के आधार पर अपना वोट देंगे। जो लोग परेशान हैं, जिन्हें रोजगार नहीं मिला, जो लोग परेशान हैं, जिनके बार बार एग्ज़ाम हुए और पेपर लीक कर दिए गए जिससे कि नौकरियों को भरना ना पड़े, जो लोग परेशान हैं, जिन्हें संविदा की पूरी राशि नहीं मिलती, जिन लोग परेशान हैं, जिन्हें आरक्षण की सुविधा को ख़त्म करने की साजिश के रूप में पूरे हिंदुस्तान को बेचने का काम किया जा रहा है, ये आज का एजेंडा है। ये एजेंडे को बदलकर नफरत का एजेंडा बनाना चाहते हैं और वो नफरत का एजेंडा नहीं बनेगा। इनके कोई कहने से कोई गुंडा नहीं बन रहा है। लोगों को याद है कि किस तरह से हाथरस की घटना हुई। लोगों को याद है कि योगी जी के क्षेत्र में गोरखपुर में मनीष गुप्ता, वे एक साधारण कानपुर का व्यापारी होटल में रुका हुआ था और उसकी निर्मम हत्या कर दी गई पुलिस के द्वारा। ये गुंडा कौन है कौन नहीं है, ये बातें सबसे किसी से छुपी हुई नहीं है, और इसीलिए उस आक्रोश का रिजल्ट निकलेगा इस चुनाव में, और ये चुनाव भारी मतों के साथ समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करेगा। योगी जी ने कल कहा कि चोर की दाढ़ी में तिनका, क्योंकि आईटी के छापे पड़ रहे हैं, तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि कौन चोर है और कौन क्या है। तो उस पर कैसे देखते हैं? क्या चोर की बात ये सही है या नहीं है? देखिए, छापे का जो समय है, छापे पड़े हैं, ये उन संस्था का काम है। परंतु जब बंगाल में चुनाव हुआ तब बंगाल में टीएमसी के पदाधिकारियों के ऊपर छापे पड़े। अब उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ तो उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों पर छापे पड़ रहे हैं। छापे किसी कर अपवंचन करने वाले पे पड़े तो इस पर किसे शिकायत है, परंतु छापे चुनाव और चुनाव का समय और ऐसे समय में किसी एक विशेष पार्टी के लोगों के ऊपर पड़े तो ऑब्जेक्शन है। अभी राजीव राय जी पे ऑब्जेक्शन छापा पड़ा और ब्लैक मनी बताया गया कि वहाँ से 17,000 रुपये मिले। तो अब आप बता दें कि 17,000 रुपये के ब्लैक मनी पे छापा मारकर एसबीआई और एसआईबी क्या लेना चाहती है? तो ये तमाम चीज़ें अपने आप में मजाक उड़ाने वाली हैं। लोग इस बात को समझते हैं, देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा क्या है। आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से ईडी का, सीबीआई का और इनकम टैक्स के छापों का इस्तेमाल कर रही है, इससे कोई भी एजेंडा बदलने वाला नहीं है, ना ही कोई डरने वाला है। लोग इस चुनौती को कबूल कर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। बात संविधान को बचाने की है। आज लोहिया जी के और अंबेडकर के विचारों को मिलाकर जिस तरह से माननीय अखिलेश यादव जी आगे बढ़ रहे हैं, इसने भारतीय जनता पार्टी की हवा निकाल दी है। और निश्चित रूप से तमाम दलित और शोषित और पिछड़ा वर्ग इकट्ठा होकर इस बात के लिए अपना मत देने का काम करेगा और इन्हें सबक सिखाएगा। कह रहे हैं गठबंधन किया है, गठबंधन पहले भी उड़ गया था, अब की बार भी फिर से हवा में उड़ जाएगा, और कहते हैं कि साइकिल की हवा निकल जाएगी तो दूसरा नलके में से पानी आना बंद हो जाएगा। बीजेपी ये कहती है, तो कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी जब अपने आप गठबंधन करती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, परंतु वो तमाम लोग जो पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में थे, आज उनके चरित्र को देखते हुए अगर वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं तो इन्हें बहुत दर्द महसूस होता है। तो दर्द तो होगा ही, जिसकी ताकत जाने वाली होगी वो इसी तरह के ऊल जलूल बयान देगा। बीजेपी कह रही है कि सहारनपुर की सातों सीटें अब की बार हमारे पाले में रहेंगी, यहाँ पर कोई विपक्ष नहीं रहेगा, सारी सीटें हमारे अंडर। तो आप कैसे देखते हैं, कैसे आप सीट निकाल पाएंगे, कैसे जनता को समझा पाएंगे? नगर में ऐसी कौन सी चीज़ लेकर जाएंगे जिससे जनता आपकी तरफ आए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो बात कही है वो बिल्कुल हवा पर है, उसका कोई आधार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के, जब भारतीय जनता पार्टी की पूरी हवा थी उस समय ही भारतीय जनता पार्टी की मात्र 4 सीटें थीं, तो 7 सीटों का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। दूसरी बात, वो ये बात कहते कि हम एक आध सीट ले लेंगे तो उसी पे ही लोग हंसने को तैयार हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का हाल पूरे जनपद में बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ का जो वोट इक्वेशन है वो किसी भी रूप में बीजेपी को एक भी सीट देने के लिए तैयार नहीं है, और ना ही बीजेपी को कोई आधार यहाँ पर मिलने वाला है। वो खुद यहाँ से भागने के कगार पर हैं। पहली बार जब पहले चरण में चुनाव हुआ था, इस बार वो 100 बार सोच रहे हैं कि सहारनपुर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हम पहले चरण में चुनाव करें ना करें, क्योंकि यहाँ के किसान उन्हें अपने गाँव में घुसने की इजाज़त नहीं दे रहा। तमाम लोग, चाहे वो आंगनबाड़ी के लोग हों,
चाहे वो स्वास्थ्य कर्मी जो कोरोना के कार्यकाल में रखे गए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में काम करने वाले लोग हों, चाहे वो और हमारी आंगन उसकी बहनें हों, वो तमाम लोग जो हैं वो इस समय सड़कों पर इनसे अपनी हिसाब किताब चुकाने के लिए तैयार हैं। और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश को सबसे महंगी बिजली देने वाली ये सरकार किसी भी रूप में आम आदमी के घरों में बेपर्दगी कर, छापे मारकर, लाखों रुपए वसूल कर, भ्रष्टाचार में डूब कर व्यापारियों को, छात्रों को, नौजवानों को, मजदूरों को, किसानों को, महिलाओं को जिस तरह से इस सरकार ने परेशान किया है, इसका गुस्सा, उसका रिजल्ट इस आगामी आने वाले चुनाव में दिखेगा और भारतीय जनता पार्टी को उसकी औकात बताने का काम करेगा। बीजेपी कह रही है इतना विकास कर दिया कि जनता को पता है कि क्या हो रहा है प्रदेश में। पहले क्या होता था, मोदी जी कहते हैं पहले कट्टे लहराए जाते थे। सहारनपुर की हालात ऐसे थे कि यहाँ पर कट्टे लहराते थे, बच्चे छोटे छोटे कट्टे लेकर घूमते थे। अब कैसे देखते हैं, क्या आपके विधायक बनने के बाद कुछ स्थिति चेंज हो पाई है या नहीं हो पाई है? बात विधायक बनने की बात नहीं है, परंतु स्थितियाँ किस तरह से कहाँ क्या बदली या नहीं बदली ये तो मोदी जी को पता होगा। परंतु मैं तो इतनी बात जरूर कह सकता हूं कि मुजफ्फरनगर से सहारनपुर का अगर एक्सप्रेसवे बना तो निश्चित रूप से वो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल के दौरान बना। अगर सहारनपुर का बाईपास बना तो उसका लैंड एक्विजिशन अखिलेश जी के समय हुआ और वो 5 साल में हुआ। भारतीय जनता पार्टी केवल समाजवादी पार्टी के किए गए कामों की ऊपर नामकरण बदलकर या उस पर अपना पत्थर लगाकर उसका लोकार्पण करने के अलावा और दूसरा काम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। जो भी कुछ यहाँ डेवलपमेंट के जो काम हुए हैं निश्चित रूप से उसे हमने एक जागरूक चौकीदार की हैसियत से विधानसभा में और समुचित मंच पर उन तमाम चीज़ों को उठाकर रखने का काम किया है, जिससे कि ये छोटा मोटा विकास हमें दिख रहा है। स्मार्ट सिटी में आने के बाद किस तरह से लोग परेशान हुए, किस तरह से सीवर लाइन का घोटाला हुआ, किस तरह से नगर निगम में लूटमार हुई है, ये बात तमाम लोगों की जबान पर है, इस बात किसी से छिपी हुई नहीं है। अच्छा, आखिरी सवाल, क्या 2022 में दोबारा से विधायक निधि पे आप आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे? कैसे टक्कर देंगे और किसको टक्कर देंगे? देखिए, हमारी टक्कर किसी से नहीं है। चारों तरफ के लोगों का वोट, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमारे तमाम मजदूर और तमाम मध्यम वर्ग और व्यापारी, वो आज भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी को वोट देने के लिए जा रहा है। और निश्चित रूप से सहारनपुर सीट पर भारी मत से हम भारतीय जनता पार्टी को हराकर जीत हासिल करेंगे। ठीक है, तो आपने देखा ये सहारनपुर से विधायक जी हमारे साथ मौजूद थे। आपको ये खबर कैसी लगी? इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल हेडलाइंस यूपी को अभी सब्सक्राइब कीजिए।